नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। मोदी के पत्ते पिट रहे हैं तो योगी खेमे में खुशी की लहर है, क्योंकि एक के बाद एक घटनाएं ऐसी हो रही हैं जो मोदी जी को परेशान कर रही हैं। इस बुरे वक्त में शिवराज सिंह चौहान और मोहन भागवत के बीच जो खिचड़ी बनी, उसने गुजरात लॉबी को और उसने मोदी जी को बहुत परेशान कर दिया है। अंबानी परिवार जिस तरह विद्रोह कर रहा है, अंबानी परिवार के राज जिस तरह सामने आ रहे हैं, मोदी सरकार की नींद उड़ गई है। और अमेरिका के इस टैरिफ ने बता दिया कि भारत तबाही के कगार पर है, और अभय दुबे जी ने कहा कि सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। चलता हूं अभय दुबे जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले 4 PM यूपी को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। सुनते हैं अभय जी अपना क्या आकलन कर रहे हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। ट्रंप साहब ने आखिर अपने मन की करी ली। मोदी जी ने जो प्यार भरे रिश्ते थे, पता नहीं कौन सी बात नहीं मानी, कौन सा गुनाह कर दिया कि भारत पे टैक्स आज से लग गया, और ये भारत के बाजार को एक दिन पहले ही बाजार बहुत बुरी तरह गिरा। मेरे को भी थोड़ा सा नुकसान हो गया, शेयर मैंने कुछ ले रखे थे, मेरी भी गलती कर दी, पहले ही बेच देने चाहिए थे। लेकिन जो आम आदमी है भारत का, उसकी बैंड बज गई। और जो मुझे लग रहा है, जो मेरे जितने आर्थिक सलाहकार लोग हैं या जो एक बाजार को बहुत ज़्यादा समझते हैं, मैंने उनसे बात करी, उन्होंने कहा बड़ा खतरनाक है ये। जो ये टैरिफ लगने जा रहा है, ये भारत की कमर तोड़ देगा, व्यापार की कमर तोड़ देगा। और मोदी जी की राजनीति, आप फिर हंसेंगे मैं उस लाइन को कि स्टार्स खराब होते तो ऐसी खराब होती हैं। ऊँट के पीठ पर बैठे हाथी को कुत्ता काट लेता है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि वाकई स्टार्स ही खराब है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? ये जो दंड लगा है, ये जो पेनल्टी लगी है, ये जो टैरिफ लगा है, इसको क्या मेरे आपके मेरे ठेले वाले जो होते हैं, मेरे किसान जो होते हैं, इन सब पे कुछ ना कुछ असर पड़ेगा, या भारत इसको भी झेल लेगा? और देखिए, क्यों देश लग के रहा है? किसानों पे हाँ क्या जी। असर होगा, देश के किसानों पे क्या असर होगा, नौजवानों पे क्या असर होगा, बेरोज़गारी पे क्या असर होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था की कुल वृद्धि दर जो ग्रोथ है, उसके ऊपर क्या असर होगा, इसके ऊपर तो हम लोग चर्चा करेंगे ही, करनी भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मुझे इस बात से बड़ी बेचैनी हुई संजय जी, कि हिंदुस्तान ने 100 साल तक अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ी। आप 1857 से मानिए जंग की शुरुआत वहां से हुई, और 1947 में आके पूरे 90 वर्ष तक अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी भारत में। तब हमें आजादी मिली। मेरे पिताजी भी जंग आजादी के सिपाही थे। जिंदगी के जवानी का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने जेलों में गुजारा, और न जाने कितने लोगों ने कुर्बानियां दी। क्या इसी दिन के लिए कुर्बानियां दी थी कि हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ एक विदेशी हुक्मरान वहां से ऐलान करे कि हम आपको 25% टैरिफ का दंड देते हैं। ये पनिशमेंट है, ये दंड स्वरूप लगाया गया है। हिम्मत कैसे हुई किसी शासक को, किसी विदेशी शासक को हमें दंड देने की और घोषणा करने की कि हमें दंड स्वरूप लगाया जा रहा है। मैं इस बात की तरफ ध्यान खींचना चाहता हूं। और ये लोग जो तमाम राष्ट्रवाद, भारतीयता, देशभक्ति और भारत का गौरव, ये वो फलाने अपने मुंह मियां मिट्ठू बने फिरते हैं, इन्होंने ये नहीं कहा कि हम ट्रंप के इस दंड को स्वीकार करते हैं। ट्रंप किसी ने नहीं कहा मुंह खोलकर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी कहा कि ये पनिशमेंट, ट्रंप की हिम्मत कैसी हुई इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल करने के लिए। चूंकि दंड की बात ना कहने पड़े, इसलिए गोदी मीडिया इसको कह रहा है एडिशनल टैरिफ है कि नहीं। जबकि ट्रंप की तरफ से स्पष्ट है कि ये एक पेनल्टी है, ये एक दंड है, ये एक सजा है जो कि ट्रंप ने भारत को दी है। और इस सजा से भारत का बहुत नुकसान होगा, बड़ी तकलीफ होगी भारत को। अब हम लोग आते हैं उस तकलीफ के ऊपर। देखिए, भारत का जो अमेरिका को निर्यात है, उस निर्यात में ऐसे बहुत से क्षेत्र शामिल हैं जो श्रम सघन हैं, यानी लेबर इंटेंसिव हैं, जहां बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होता है। उसमें एक बड़ा क्षेत्र है टेक्सटाइल का। टेक्सटाइल माने वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग, जितना खेती में रोजगार पैदा होता है, उसके बाद दूसरे नंबर का क्षेत्र है वस्त्र उद्योग। और ट्रंप के टैरिफ वस्त्र उद्योग के ऊपर भी लगेंगे। हालत यह है कि सूरत की वस्त्र उद्योग की फैक्ट्रियां जो हैं वो बंद होने के कगार पर पहुंच गई हैं अभी से। बहुत बड़े पैमाने पर टेक्सटाइल की फैक्ट्रियां बंद होंगी। टेक्सटाइल की फैक्ट्रियां बंद होंगी तो लाखों करोड़ों जो
फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर, कारीगर, इंजीनियर, बड़े छोटे पदों पे काम करने वाले लोग, इनके रोजगार छिनेंगे। और जैसे कहते हैं कि भारत में पहले से ही बेरोजगारी की समस्या है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को शुगर हो और उसको आप काफी शुगर हो और उसको आप 1 किलो मिठाई और खिला दें, तो उसकी शुगर कहाँ पहुंचेगी? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को बेरोजगारी का मधुमेह पहले से है, उसके ऊपर से ये टैरिफ और लग गए। जेम एंड ज्वेलरी का उद्योग भी बहुत ही श्रम सघन है, उसमें भी बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलता है। इन सभी क्षेत्रों में भारत का बहुत नुकसान होगा। उनका मानना यह है, विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का जो ग्रोथ रेट है, भारत का जीडीपी जो है वो आधा पौन % नीचे चला जाएगा। मैं इससे ज्यादा प्रभावित नहीं हूं, आधा पौन, लेकिन आप बताइए जितने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा होगी, उससे समाज में बड़ी बेचैनियां पैदा होंगी, बड़ी निराशा पैदा होगी, समाज में उससे हिंसा बढ़ेगी। ये मोदी जी की विफलता है। आप सोचिए, जो व्यक्ति हाउडी मोदी प्रोग्राम में ट्रंप का हाथ उठाकर अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगा रहा था, वो कहां पहुंच गया? वो ट्रंप ट्रंप अब की बार ट्रंप सरकार से ट्रंप पनिशमेंट तक पहुंच गया। अच्छा, और अभी भी मोदी जी ट्रंप का नाम नहीं ले पा रहे हैं। अभी एक दिन पहले जो उन्होंने गुजरात में भाषण दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि हम बड़े दबाव में हैं, दबाव बढ़ सकता है लेकिन झेल लेंगे। ये उन मोदी जी के शब्द हैं, दबाव में हैं, दबाव बढ़ सकता है लेकिन झेल लेंगे। ट्रंप का नाम फिर भी नहीं लिया उन्होंने। ये तो एक बहुत बड़ा रहस्य है कि भाई हमारा प्रधानमंत्री ट्रंप का नाम क्यों नहीं लेता? क्या ट्रंप के नीचे कुछ हाथ दबा हुआ है? कि ट्रंप के पास कुछ ऐसे रहस्य हैं, इसे ट्रंप खोल देंगे तो मोदी जी की राजनीति का जुलूस निकल जाएगा? या उन्हें किस बात का डर है? भाई क्या है, आप दुश्मन भी जो सलूक नहीं करता किसी के साथ, वो ट्रंप भारत के साथ कर रहे हैं। कितनी भारत की अर्थव्यवस्था पर ऐसा मरणांतक प्रहार किया है ट्रंप ने, इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जानते हैं, इससे पहले अमेरिकी माल जो ट्रंप जो टैरिफ लगाते थे भारत के ऊपर, वो टैरिफ कितना था? 3%। उस 3% टैरिफ को पहले उन्होंने 7 अगस्त को बढ़ा के 25% किया, और अब 27 तारीख को उन्होंने उसे बढ़ाकर 50% कर दिया। आज सुबह 9:31 पर ये टैरिफ लागू हो गए हैं। इससे पहले सरकार की तरफ से ये अफवाहें उड़ाई जा रही थी कि शायद ट्रंप टैरिफ ना लगाएं, शायद इस तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही थी। अभी एक और स्पिन दे रहा है गोदी मीडिया कि जर्मन सूत्रों से खबर मिली है उन्हें। सुनिए आप। देखिए, जर्मन सूत्रों से उन्हें खबर मिली है कि ट्रंप ने 4 बार मोदी को फोन किया, लेकिन मोदी ने फोन नहीं उठाया ट्रंप का। अभी थोड़े मुझे लगता है कि अगर फोन करे और ट्रंप फोन पे कहेंगे सिर के बल खड़े हो जाओ, हाँ, तो बाकायदा ये लैपटॉप के सामने सिर के बल खड़े होकर दिखा दे कि हम सिर के बल खड़े हो गए आपके आदेश के मुताबिक। ये स्थिति है। मुझे लगता है ट्रंप अभी ट्वीट कर देंगे शाम तक या कल तक कि मैंने कोई फोन नहीं किया, अगर नहीं किया होगा तो। और उन्होंने किया और मोदी ने नहीं उठाया। मोदी ये ट्रंप के जो 25% दंड स्वरूप टैरिफ है, ये हथौड़े की तरह है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के सिर पे उन्होंने धाए से मारा है। इतना नुकसान एक किसी व्यक्ति की वजह से, एक किसी देश की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को और किसी भी संदर्भ में नहीं हो सकता जो इसमें हुआ है। और इसका केवल एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है सारे हिंदुस्तान में, उसका नाम है नरेंद्र मोदी, व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार। अच्छा, क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों जिम्मेदार है? हम मोदी ने अमेरिका का ऐसा क्या बिगाड़ा जो ट्रंप चाचा हाथ पैर धो के पीछे पड़ गए? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने सबसे पहले तो जो उन्हें 11 साल हिंदुस्तान पे हुकूमत करने का मौका मिला, इसमें उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था का विकास नहीं किया, केवल डींगे मारते रहे, झूठे आंकड़े देते रहे। भारत का जो अपना बाजार था उसका कोई विकास नहीं किया। भारतवासियों की आमदनी नहीं बढ़ी, तो भारत के अंदर जो उपभोक्ता वर्ग है वो छोटा है। भाई अमेरिका की जनसंख्या कितनी कम है, भारत के मुकाबले तो बहुत कम है अमेरिका की जनसंख्या। अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा बाजार क्यों कहा जाता है? हर व्यक्ति बहुत ज्यादा उपभोग करता है, बाजार में निकलता है, चीजें खरीदता है बड़े पैमाने पर, उसके पास पैसा है। भारत की आबादी का केवल ऊपरी 10% है वही उपभोक्ता है, बाकी 90% तो उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा तो मुफ्त का अनाज ले रहा है। तो जब 25-30 हजार रुपए कमाता है, 40 हजार रुपए कमाता है, क्या 40 हजार रुपए महीने कमाने वाला क्या उपभोग करेगा बाजार जाके? क्या होटल में बैठ के वो खाएगा पिएगा? सही बात है? तो ये तो हालत है भारत की।
एक तो सबसे ये नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है। दूसरी ये है कि ट्रंप के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा भरोसा किया और उससे बड़ी गलतफहमी पैदा हुई। खुद इनके समर्थकों में गलतफहमी हुई। जब ट्रंप चुनाव जीत गए थे, वो सब नाच गा रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, ट्रंप की तस्वीरों को तिलक लग रहा था। मतलब मूर्खता की हद थी। मतलब मूर्खता और आत्महीनता, खुद को कितना कमजोर मानते हैं कि ट्रंप के जीत जाने से मोदी जी को फायदा होगा, ट्रंप के जीत जाने से मोदी जी की बल्ले बल्ले होगी, मोदी जी में कुछ ऐसी खूबियां होनी चाहिए जिससे उनकी बल्ले बल्ले हो। ट्रंप के जीत जाने से मोदी जी की बल्ले बल्ले क्यों हो? अच्छा, हर अमेरिकी राष्ट्रपति की ये चाटुकारिता करते हैं। आप बराक ओबामा को उन्होंने 26 जनवरी का राष्ट्र का विशेष मेहमान बना के बुलाया। उसके सामने ये 10 लाख का सूट पहन के बैठे और अपनी तरफ से बराक बराक करके इनसे बात करते रहे, जबकि वो इनसे नरेंद्र नरेंद्र कह के बात नहीं कर रहे थे। अब ओबामा इनसे ये इस तरह से बात कर रहे थे जैसे ओबामा इनके लंगोटिया जा रहे हो, लोगों को दिखाने के लिए। वहां उल्टे बांस बरेली पड़ गए, वो सूट की वजह से बदनाम हो गए। राहुल गांधी ने एक जुमला कस दिया, सूट बूट की सरकार है। उसके बाद मोदी जी तो बहुत परेशान हो गए थे। मोदी जी लगा कि तो कबाड़ा ही हो गया बिल्कुल। अच्छा, अब उसके बाद आप देखिए, जब बाइडेन की सरकार थी तो ये अमेरिका गए और ट्रंप को पहले तो अपने दोस्त मानते थे, ट्रंप हार गए चुनाव, तो बाइडेन के पास गए, ट्रंप से मिलने ही नहीं गई। फिर ये जो राष्ट्रपति है उसकी चाटुकारिता करनी है ना, तो बिल्कुल ठीक ट्रंप बात उसका है कि नाराज हो गया। ट्रंप ने खुंदक खा ली, देखते हमारा दोस्त बनता था, हमसे मिलने नहीं आया। ये तो ट्रंप, इसलिए ट्रंप ने देखी जुलूस निकाल दिया इनका बिल्कुल। स्थिति यह है कि ट्रंप ने भारत के ऊपर जितना पनिशमेंट टैरिफ लगाया है उतना किसी और देश पर नहीं लगाया। चीन को तो उसने 90 दिन की मोहलत दे दी है ट्रंप ने, लेकिन भारत के ऊपर विशेष रूप से ट्रंप का नजला गिर रहा है। वो मोदी जी को निचोड़े डाल रहा है ट्रंप, पीछे पड़ गया है। और कुछ दिन तक अगर और निचोड़ता रहा तो उसमें से रस टपकना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि सब टपक जाएगा रस तब तक। ये स्थिति है ये और बड़ी इससे पूरे समस्या, भारत को बहुत बड़ी बहुत समस्या नुकसान आ हो, रही है। भारत को बहुत नुकसान। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था, अभी आपको तो पता है, कल कल की तारीख में दिल्ली के रामलीला मैदान में, परसों की तारीख में दिल्ली के रामलीला मैदान में जो एसएससी के छात्र थे, उनके ऊपर क्या पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं। बहुत बहुत देर तक टीवी में उसकी कवरेज हुई है उसकी। हिंदुस्तान में कोई रोजगार की परीक्षाएं किसी किस्म की, चाहे नीट की परीक्षा हो, कोई हो, ठीक से हो ही नहीं पाती है, पेपर लीक होता रहता है। कितनी जबरदस्त अर्थव्यवस्था है। ऊपर से ट्रंप ने टैरिफ ठोक दिए। अब टैरिफ ठोक देने से ये तो उन लोगों की दिक्कत है, इनको नौकरियां मिली नहीं है, यानी जो कि आवेदक है नौकरियों के, अभ्यर्थी हैं। टैरिफ ठोक देने से नुकसान उनको होगा जो नौकरियां इनके पास हैं। ये रोजगार मिलने का सवाल नहीं है, तो रोजगार छिनेंगे। भाई जब माल नहीं भाई वियतनाम पर टैरिफ कम है लगाया इन्होंने, इंडोनेशिया पे टैरिफ कम लगाया, मलेशिया पे टैरिफ कम लगाया इन्होंने, दक्षिण कोरिया पे टैरिफ कम लगाया। इन देशों का माल बिकेगा ना अमेरिका में जाके सस्ता। सारा कोटा सारा भारत का माल जो पहले 10 रुपए का था, वो 50% और महंगा हो गया। वो माल तो ना बिकेगा वहां पे। सारा कोटा बस इन्होंने की यही किया कि हिंदुस्तान पे ही दंड लगा के पूरा कर लिया कि यहीं दंड लगा दो और यहीं कोटा पूरा कर लो और यहीं भुगत रहे हैं। चलो थोड़ी राजनीति की बात करते विशेष हैं। रूप से नरेंद्र मोदी और भारत से वो विशेष रूप से छिड़े हुए हैं। उनके एक एक जो उन्होंने पिछले दिनों कदम उठाए हैं, जो बयान दिए हैं, वो इस बात के सबूत है कि जैसे कि वो किसी चीज का बदला निकाल रहे हैं। हाँ, लग भी रहा है उनके कर्म ही बता रहे हैं कि वो बदला ही निकाल रहे हैं। इधर वो मोदी जी जो हैं वो जब भी कोई नया विवाद शुरू होता है तो वो एक नया शगुफा छोड़ देते हैं कि जिससे वो चीज हट जाए। वोट चोरी वाले विवाद को लेकर उन्होंने नया शगुफा छोड़ा। उसके बाद में डिग्री का कल मामला उठा भयंकर रूप से, तो सौरभ भारद्वाज के यहाँ ईडी की रेड करा दी आम आदमी पार्टी के। क्या लग रहा है ये सब चीजें जो हैं वो आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज के पास कोई मतलब भी नहीं था, फिर ईडी की रेट, और ईडी का 1% भी रेट नहीं है कि जो नेताओं के करातियों में 1% को भी सजा हुआ। देखिए संजय जी, आज की तारीख में सौरभ भारद्वाज पे जो ईडी की रेड हुई उसको तो आप छोड़ दीजिए, उस पर जो आप कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं। इस पे सोचिए कि अनिल अंबानी पर ईडी और सीबीआई
क्यों रेड कर रहे हैं? आप इसके बारे में सोचिए। आज एम.के. वेणु को मैं सुन रहा था, जो कि मशहूर आर्थिक पत्रकार हैं, तो उनको पक्का यकीन था कि एक बार तो सीबीआई, एक बार तो जांच एजेंसियों ने अनिल अंबानी को बुला लिया और सवाल पूछ के वापस भेज दिया। अब वो दोबारा बुलाने की तैयारी कर रहे हैं और दोबारा बुलाने में पूरा खतरा है कि उनको गिरफ्तार कर दिया जाएगा, अनिल अंबानी। अच्छा, मुकेश अंबानी के ऊपर भी सरकार का नजला बहुत गिर रहा है। मुकेश अंबानी को भारत सरकार ने कुछ दिन पहले नोटिस दिया था कि आपने समुद्र में जो तेल निकलता है उसमें आपने इंडियन ऑयल कारपोरेशन का कुछ तेल उसमें से खींच लिया अपनी तरफ। वो तेल की कीमत है 23,500 करोड़ रुपए। वो आप इंडियन ऑयल को दीजिए 23,500। ये इस नोटिस के नोटिस उनको दिया हुआ है उनको। फिर उनका जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, उससे बहुत खफा है मोदी जी। बावजूद इसके कि विदेश मंत्रालय उस रिसर्च फाउंडेशन की बड़ी मदद करता है, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री हैं, उनके बेटे ध्रुव जयशंकर अमेरिका, उसके अमेरिकन चैप्टर के संचालक हैं। यानी पूरा भारत का विदेश मंत्रालय उसके साथ में जुड़ा हुआ है, ORF के साथ में। मोदी आजकल ORF से भी बहुत खफा है, खासतौर से उसके अमेरिकन उससे। तो मुझे क्या लगता है कि ये सब पार्टी के भीतर, पार्टी और सरकार के भीतर भी एक खास तरह की जंग छिड़ी हुई है। उसके कारण क्या है, क्यों छिड़ी हुई है, ये सब धीरे धीरे करके सामने आएंगे। देखिए, कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि आपने रिलायंस, बहुत बड़ी भारत बहुत बड़ा औद्योगिक घराना है। उसकी ताकत के बारे में उसकी ताकत को कम करके नहीं आंकना चाहिए। और आपको पता होगा कि इस वक्त वो ट्रंप की गुड बुक्स में है। डोनाल्ड ट्रंप से अगर भारत के किसी उद्योगपति के बहुत अच्छे संबंध हैं तो वो मुकेश अंबानी है। तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जो पूरा समीकरण है, ये समीकरण मुझे बड़ा विचित्र लग रहा है। ये कहां पानी मरेगा, ट्रंप किस बात से इनसे नाराज है, ये सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं उसके अंदर। अब इसमें आपने ईडी हाँ, ये क्या पता है, अब ईडी जो है मुकेश अंबानी पे भी छापे मारना शुरू कर दे, कुछ भी हो सकता है। बाप रे बाप, यहां तक भी आप सोच रहे हैं? क्यों नहीं हो सकता भाई? आप क्या समझते हैं कि दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया था तो क्या मुकेश अंबानी अनिल अंबानी को ऐसी डूब जाने देंगे? आपको ध्यान होगा जब अनिल अंबानी के जेल जाने का खतरा पैदा हो गया तो मुकेश अंबानी ने रातों रात 300 करोड़ रुपए से ऊपर का जुर्माना चुका के उनको जेल जाने से बचाया था, जब उनके पास कुछ ढेला नहीं रह गया था उनके पास। और ये था कि अगर ये जुर्माना नहीं दिया तो जेल चले जाएंगे ये, तो तुरंत 300 करोड़ रुपया पेमेंट किया, अपने भाई को बचाया उन्होंने जेल जाने से। ये तो आप बड़ी भयंकर बात कर रहे हैं कि क्या मुकेश अंबानी के घर पे भी ईडी रेड कर सकती है? कुछ भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई? क्यों नहीं हो सकता? अरे बाप रे, क्यों नहीं हो सकता? अब ऐसी बात भी नहीं कि मुकेश अंबानी पे सीबीआई की रेड नहीं पड़ी, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में पड़ चुकी है। अरे मोदी जी के तो पक्के दोस्त हैं, अंबानी अडानी थे सीबीआई के। अंबानी अडानी दो ही तो दोस्त थे मोदी जी के सबसे पक्के, उसमें से अगर ऐसा रेट की बात कर रहे बिल्कुल, तो गंभीर बात है, बहुत अच्छे संबंध थे। अरे भाई, आप सोचिए इस बात को, ये वही अनिल अंबानी हैं जिन्होंने भाषण देते हुए कहा था कि गुजरात में 3 महापुरुष पैदा किए हैं, एक है महात्मा गांधी, दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल और तीसरे नरेंद्र मोदी। हो गए महापुरुष। 2016 में अखबार में लेख लिखा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह भ्रष्टाचार से मुक्त हो चुकी है और भारत फुर्ती के साथ विकास कर रहा है। अब देखिए क्या फुर्ती के साथ विकास कर रहा है, उतनी फुर्ती के साथ मोदी डंडा लेके उनके पीछे पड़े हुए। भरोसा नहीं है ये कब किसके दोस्त हो जाए, कब किसके दुश्मन हो जाए ना, कब हमारा चैनल बंद करा दें, कब सुप्रीम कोर्ट खोले, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन तो बिहार में भी एक नया मोर्चा खुला हुआ है। प्रियंका गांधी और रेवंत रेड्डी पहुंचे हैं। कांग्रेस ने जिस हिसाब से बिहार में क्रांति का बिगुल बजाया और रोज बिहार का आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है। बिहार क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि वोट चोरी का नारा पूरे देश में बढ़ता चला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और मुझे लगता है संघ भी बहुत चिंतित है कि अगर ये वोट चोरी गली गली में गूंज गया। एक बार इंदिरा गांधी के लिए बड़ा आपत्तिजनक नारा ऐसा गढ़ा गया था, गली गली में गूंजा था वो। तो अगर ये नारा वोट चोर, जैसे राहुल गांधी कहते हैं वोट चोर और फिर नीचे पब्लिक कहती है गद्दी चोर, और मैं प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेना चाहता और लेना भी नहीं चाहिए मुझे, लेकिन इस तरह का जो नाम प्रचलन में आ रहा है
वो तो बहुत खतरनाक मोड़ पे ले आ रहा है पूरी राजनीति को। भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी सोचा नहीं होगा कि ये वोट चोरी कराना इतना बड़ा मुद्दा हो जाएगा कि बच्चा देश का गली गली मोहल्ले मोहल्ले पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह वोट चोर, गद्दी चोर, ये नारे गूंजने लगे। मतलब ये तो बहुत खतरनाक चीज हो रही है ना अभय जी। इस पूरी स्थिति में, इस पूरी स्थिति के मर्म में कौन है? इस पूरी स्थिति के मर्म में राहुल गांधी है। इस पूरे आंदोलन के दौरान राहुल गांधी की शख्सियत, उनका नेतृत्व, उनकी लोकप्रियता बहुत तेजी के साथ ऊपर गई है। आज स्थिति ये हो गई है बिहार में कि कांग्रेस की सांगठनिक हालत तो राष्ट्रीय जनता दल के मुकाबले कुछ भी नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल बहुत शक्तिशाली पार्टी है, लेकिन एक नेता के तौर पर राहुल गांधी इस वक्त बिहार के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति है और तेजस्वी उनकी लोकप्रियता पर निर्भर हो गए। ये हालत ये है और ये चीज नरेंद्र मोदी के लिए खतरे की घंटी है। ये चीज कांग्रेस का इतना मजबूत हो जाना या राहुल पुराने पत्रकार जो वहां पर रहते हैं उनसे सबसे बात करके देखिए, मैंने तो कईयों से बात की है, वो सब कह रहे हैं कि वो तेजस्वी नहीं राहुल को ढो रहे हैं, राहुल तेजस्वी को ढो रहे हैं। क्रांति कर दी। हाँ, ये क्रांति कर दी। अच्छा, एक बड़ा विवाद गोदी मीडिया ने पूरे बुलेटिन चलाए कि राहुल गांधी ने तेजस्वी को सीएम बनाने वाली बात से किनारा किया, गठबंधन में दरार। मतलब इसी बात को लेकर वो दोनों के बीच में बढ़ाने की कोशिशें चल रही हैं कि भाई राहुल ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया। इन खबरों में कुछ सच्चाई राहुल ने जवाब कितना अच्छा दिया था, सोचिए इसके ऊपर। जब पूछा गया ये तो राहुल ने जवाब दिया, देखिए हम दोनों की बहुत अच्छा चल रहा है आंदोलन, कोई टेंशन नहीं। उन्हीं शब्द में, कोई टेंशन नहीं है, हम लोग आइडियोलॉजिकली वी आर ऑन द सेम, सब लोग मिलजुल के आगे बढ़ रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। पत्रकार भी चुप हो गया है बात सुनकर। तेजस्वी यादव को कोई समस्या है नहीं, तेजस्वी यादव को कोई समस्या है नहीं, मीडिया को समस्या है। हाँ, वो तो जानबूझ के ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे ना कि जिससे कंफ्यूजन पैदा हो, कि जिससे कोई माहौल इससे देखिए ये सब हथकंडे बहुत पुराने हो गए। वही जो आप कहते हैं ना कि ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट जाता है, जब माहौल बिगड़ता है। आप भी कहने लगे। हाँ, कोई भी हथकंडा आप जो है इस्तेमाल करें, ये चलता वलता नहीं है पब्लिक के बीच में। जब आपके दिन अच्छे होते हैं तब आपके हथकंडे चल जाते हैं। अब आप भी कहने लगे स्टार्स की बात, आप पहले ज्योतिष को मानते नहीं थे, अब आप भी कहने लगे कि इस दिन अच्छे होते हैं तो अच्छे होते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी के दिन वाकई में खराब आ गए? अच्छे दिन आएंगे, जो नारा लगता था। वो तो खुद ही देखिए भाषण में कह रहे हैं, कभी सुना आपने भाषण देते हुए कह रहे हैं मोदी जी कि वो दबाव बहुत है, दबाव और बढ़ेगा लेकिन झेल लेंगे, ये मोदी जी कह रहे हैं। कौन डाल रहा है दबाव, बता नहीं रहे। कौन और ज्यादा दबाव डालेगा ये भी नहीं बता रहे। दबाव झेलने के लिए क्या करेंगे, उसका क्या इंतजाम किया है आपने, ये बता दीजिए, ये भी नहीं बता रहे, कुछ भी नहीं बता रहे। एक कहावत अपने ही विदेश मंत्री के बेटे को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। एक कहावत कही जाती है कि बहुत ही जब स्थिति ऐसी हो जाती है, खराब हो जाती है, तो बदलाव की आंधी बहुत तेज चला करती है। तो इसी बीच बदलाव की आंधी में शिवराज सिंह चौहान और मोहन भागवत के बंद कमरे की मीटिंग बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। कई घंटे तक मीटिंग चली। तो ये इशारा है कि एक और झटका संजय जोशी या फिर शिवराज सिंह चौहान, जिनको मुख्यमंत्री पद से उनकी आंखों में आंसू आ गए थे जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी और को बनाया गया था, तो शिवराज सिंह चौहान भी अपनी बैटिंग बराबर करने जा रहे हैं। भाई देखिए, मोदी जी तो शिवराज सिंह चौहान के नाम पर अगर राजी होती है तो अभी तक भाजपा को अध्यक्ष बन जाता। मोदी जी तो नहीं चाहते कि उनको अध्यक्ष बनाया जाए। मोदी संजय जोशी को तो कभी सपने में भी अध्यक्ष रूप में नहीं देखना चाहते। तो अगर शिवराज जी को अध्यक्ष बनाया जाता है, इनको अध्यक्ष बनाया जाता है, आपको संजय जोशी को बनाया जाता है, तो मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी उसके बाद से। तो मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि ये लोग अध्यक्ष ना बनने पाए। आप ये भी सोचिए, कभी कभी एक जमाना था मोदी 10 मिनट में भाजपा का अध्यक्ष तय कर देते थे। अब कितने महीने हो गए, कितने महीने हो गए भाजपा का अध्यक्ष नहीं बन पा रहा है। यूपी का अध्यक्ष नहीं बन पा रहा है। आप यूपी कहां, यूपी का अध्यक्ष नहीं बन पा रहा है। उत्तर प्रदेश का कौन अध्यक्ष होगा बताइए? कोई नहीं कह सकता, कुछ नहीं पता किसी को। सही बात है। अध्यक्ष बनना तो दूर है, कुछ भी हो सकता है राजनीति में, ये कहा जा रहा है। मोदी नई खबर ये है कि हाई कोर्ट ने कह दिया है कि योगी जी के ऊपर जो फिल्म बनी थी उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, उसको रिलीज किया जाए।
बहुत सही है, बिल्कुल सही है। तो योगी जी का कलेजे में ये भी शूल की तरह चुभेगा। हाँ, वो योगी के दिन अच्छे आ रहे हैं, जितने मोदी के पत्ते फटेंगे उतने योगी मजबूत होंगे, ये तो बिल्कुल ये सही तो नहीं बात कह सकते, लेकिन कुछ ना योगी जी कुछ ना कुछ तो नौचते काटते रहते ही हैं उनको। हाँ, हड़काते तो रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतना समय दिया, बातचीत की, थैंक यू सर। ये था अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, मुझको यकीन है बातचीत आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट करिएगा और 4 PM यूपी को ऐसी प्यार देते रहिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।